अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि लड़का लड़की को उनके माँ बाप पसंद करें और वो एक दूसरे को शादी के दिन ही देखें। अभी भी कुछ जगह पर यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर यह सब कुछ बिल्कुल ही बदल चुका है। मैं और मेरी बीवी पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमने अपनी ज़िंदगी को एक साथ जीने के लिए एक बेहतरीन लाहे अमल तश्कील दे दिया था। हमें ऐसा लगता था कि जो हमने सोचा है वो बिल्कुल ठीक है और अगर हम साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर पैसे कमाएंगे, घर को एक साथ मिलकर चलाएंगे तो फिर सारे मसले बंट जाएंगे। मेरा नाम शायान है और मेरी बीवी का नाम आलिया था। हम लोगों ने जब एक दूसरे से शादी की तो तब हमारे पास कुछ पैसे थे और हमने सोचा था कि इन पैसों से हम अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे। हमारी अब बहुत अच्छी बातचीत थी। मेरी बीवी एक बहुत अच्छी इंसान थी और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ जब हमने ये पैसे एक और इंसान के साथ एक छोटे से बिजनेस में लगाए तो उसने यकीन दिलाया था कि सब कुछ बहुत ही अच्छा जाएगा, तुम लोगों को हर महीने प्रॉफिट भी मिलेगा और तुम्हारी दी हुई रकम भी वहीं पर रहेगी, जब चाहे अपने पैसे वापस ले सकते हो। दरअसल इससे पहले हम दोनों ने ये पैसे मिलकर जमा किए थे क्योंकि हम एक दूसरे को 5 साल से जानते थे। शादी का इरादा तो हमारा सेटल होने के बाद का था। सोचा था कि पहले घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। लेकिन फिर हमें शादी करनी पड़ गई क्योंकि आलिया के बाप की एक वसीयत थी कि जब तक वो शादी नहीं करती उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। वैसे तो वो हिस्सा बहुत ही थोड़ा था क्योंकि आलिया के ख़ानदान में सही से वसीयत लिखी नहीं हुई थी। उसमें बहुत सारे हिस्सेदार थे, उसके भाई, उसकी बहनें जो कि शादीशुदा थीं। आलिया सबसे छोटी थी और उसके चाचू के भी कुछ बेटे उस वसीयत पर नज़र लगाए बैठे थे। बस फिर यही तय हुआ कि आपस में बांट ली जाए, नहीं तो लड़ाई झगड़े में पता नहीं कितने साल गुजर जाते और ज़मीन किसी को भी ना मिलती। आलिया के हिस्से में ज़्यादा दौलत नहीं आई, फिर भी हमारे लिए एक एक रुपया कीमती था, इसीलिए हम लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली। यानी ये पैसे हम दोनों की मेहनत के थे और बड़ी मुश्किल से हमने जमा किए थे। लेकिन कुछ अरसे बाद हमें पता चला कि हमारे लिए एक मुश्किल आने को है। शुरू में तो वो हमें प्रॉफिट देता रहा। 1-2 महीने तक जब हमें प्रॉफिट मिला तो हम बहुत खुश हुए, तो सोचा कि कारोबार चल पड़ा है, घर की कुछ चीज़ें भी ले लीं, घर को थोड़ा सा सजा भी लिया। हमारी नई शादी भी हुई थी तो हम लोगों ने पैसों को बेदर्दी से इस्तेमाल किया, संभाल के भी नहीं रखा। सोचा कि हर महीने इतना ही प्रॉफिट आता रहेगा, वो भी बिना कोई काम किए, ज़िंदगी तो सेट हो जाएगी। पर बाद में पता चला कि बिजनेस डूब गया। हमने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से ये पैसे जमा किए थे। उसने कहा कि जितने तुम लोगों के पैसे डूबे हैं इससे ज़्यादा मेरे पैसे डूब गए, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कहाँ से तुम्हारे पैसे वापस करूँ। वो भी बेचारा सच बोल रहा था, उसके पास भी कुछ नहीं था। उस टाइम तो हमने यही सोचा कि वो भी मजबूर है, पर फिर पता चला कि वो लोगों के साथ ऐसा ही करता है। हम जैसे मजबूर और बेवकूफ़ लोगों को कहता है कि हमारे कारोबार में अपने पैसे लगाएं, आपको महीने का प्रॉफिट मिलेगा, आपके पैसे भी डबल हो जाएंगे, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। जाहिर है ऐसी बात पर कौन यकीन करता है, लेकिन हमने कर लिया और हम बुरी तरह फंस गए। जब हम दोनों के पैसे डूब गए उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा करना शुरू कर दिया। बात बात पे झगड़ रहे थे। एक दिन मैं घर आया तो आलिया ने दाल बनाई और मुझे दाल देखकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि कल भी तुमने दाल बनाई थी, आज भी मेरे सामने यही बनाकर रख दी है। ये खाकर मैं थक गया हूँ, मुझे कबाब खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। तो आलिया ने कहा कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं जितने पैसों से मैंने ये खाना बना दिया, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैंने खुद भी यही खाया है। क्या मेरा दिल नहीं करता था अच्छा खाना खाने का? लेकिन जब पैसे ही ना हो तो फिर क्या करें। मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। गुस्सा करके सब कुछ ठीक तो नहीं होना था। हमारे हालात बुरे थे, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था। हमें एक दूसरे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हमारा रिश्ता भी ख़राब हो रहा था। हम लोग मुसीबत में फंस गए तो ये सोचना भूल गए कि मुसीबत के सामने हम दोनों एक साथ खड़े हैं। लेकिन हम एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और हमने एक दूसरे को ही मुसीबत समझना शुरू कर दिया। इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत और फिर मोहब्बत की शादी
सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि 1 साल के अंदर ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कि एक दूसरे की शक्ल देखने का भी दिल नहीं करेगा। और हम दोनों ही हमारे रिश्ते का ये हाल होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। किस्मत का दायरा हम पे तंग हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। पहले एक फैसला किया तो बुरी तरह से नाकाम हो गया। अब कुछ भी नया सोचते हुए दिल डर रहा था, पर घर बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मेरी बीवी ने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास डिग्री है और मैं एक स्कूल में टीचिंग का काम करूँगी। पहले तो मैं हैरान हुआ कि क्या ये सब कर लेगी, और ये सब करना आलिया के लिए आसान है। लेकिन खैर मजबूरी थी, क्या करते। उसको बहुत जल्दी जॉब मिल गई, जबकि इतनी जल्दी जॉब मिलना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन शायद उसके पास डिग्री थी, इसीलिए सब कुछ आसानी से हो गया था। लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं थी और मैंने भी हमेशा से बिजनेस करने के बारे में ही सोचा था। जो पैसे मैंने जमा किए थे वो भी मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन आलिया की जब से नौकरी लगी थी, घर के हालात बेहतर हो गए थे। वो अच्छे पैसे कमा रही थी, जिसकी वजह से घर तो चल रहा था। लेकिन मैं घर में नहीं बैठ सकता था। मैं इस तरह का इंसान नहीं था, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। अचानक ही वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगी, और जब वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी तो वापस बहुत देर से आती थी। मैंने उसे कहा कि स्कूल की छुट्टी तो शायद 2 बजे हो जाती है, तो फिर तुम इतनी देर से क्यों आती हो? उसने कहा कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत होती है, कभी कभी मैं बस के पैसे बचाने के लिए पैदल आ जाती हूँ। इसलिए मैंने उसे कहा कि ऐसे नहीं करो, इतना भी कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अक्सर ही देर से आया करती थी, मुझसे उखड़ी उखड़ी भी रहती थी। जाहिर है इंसान पूरा दिन काम करके आए, बच्चों के साथ दिन गुजारे, शोर सुने तो उसका मूड ख़राब हो ही जाता है। लेकिन मैं भी उसका शौहर था। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये सब सिर्फ मूड की खराबी नहीं, मामला कुछ और है। आलिया मुझसे बातें छुपाती थी, कभी कभी भूल जाती थी कि उसने मुझसे पहले क्या कहा था। इसी बात की कोई और तावील घड़ देती थी, जिस बात की पहले उसने मुझे कोई और वजह बताई होती थी। देर से आना तो उसका मामूल ही बन गया था, पर देर से आने की वजह से मुझे उस पर शक नहीं हुआ था। दरअसल मामला कुछ और था। एक रात मैंने अपनी बीवी के रोने की आवाज़ सुनी। पहले तो थोड़ी देर मैं सुनता रहा कि वो सच में रो रही है या मुझे वहम हो रहा है, लेकिन वो वाकई रो रही थी। उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा, कमरे की लाइट ऑन की तो वो फौरन अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैं उसे तसल्ली देने लगा। वो पहले तो मुझे बता नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने बार बार पूछा तो उसने कहा कि इसलिए रो रही थी कि हमारे पैसे डूब गए, जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। मैंने कहा कि इससे भी ज़्यादा पैसे डूब जाते हैं लोगों के, और गलती तो हमारी थी ना, हमने एक गलत इंसान पर भरोसा किया। फिक्र नहीं किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों साथ हैं तो फिर दुख की क्या बात है। लेकिन वो मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें कभी पता चला कि मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने कहा कि ये किस किस्म का सवाल है, तुम रात को कैसी बातें कर रही हो? उसने कहा कि बस मेरे सवाल का जवाब दे दो कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुमने गलती कर दी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने कहा कि कभी कभी हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जो लोग एक साथ रहना चाहते हैं वो भी एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है, सिर्फ मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजरती। इंसान ये कहता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पर इंसान दिल ही दिल में ये जानता है कि दरअसल दुनिया की सारी खुशियाँ पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं। मैं आलिया को अच्छी तरह जानता था, वो कभी ऐसी बात नहीं करती थी। शायद हालात की चक्की में पिसकर उसकी सोच बदल गई थी। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग फिर से इतनी ही दौलत जमा कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा कर ही लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो मैंने तसल्ली देकर सुला दिया, लेकिन खुद मैं सोचने लगा कि ये क्यों इस तरह से रो रही है। ऐसी क्या बात थी जिसने इसको इतना तंग कर दिया? क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह जानता था कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बहादुर थी। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बड़े भाइयों ने उस पर तवज्जो देनी बंद कर दी, इसका जेब खर्च बंद कर दिया। वो बच्चों की ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर अपनी तालीम हासिल करती रही।
और बहुत ही छोटी थी, तब से अपना जेब खर्च खुद ही निकाल रही थी। उसने इतने सारे हालात और मामलात को अकेले बर्दाश्त किया था। मेरे साथ भी बहुत साबित कदमी से रही थी, फिर अब वो क्यों हिम्मत हार रही थी? मुझे बहुत मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मुझे सिर्फ बिजनेस के बारे में पता था, लेकिन मेरे पास बिजनेस से रिलेटेड कोई डिग्री तो नहीं थी। मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पॉलिसी है मेरे जहन में, मैं छोटी सी रकम से भी एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, मेरे पास आइडियाज़ हैं। और लोगों ने कहा कि अगर आपका आइडिया डूब गया तो हम क्या करेंगे? आपके पास तो डिग्री भी नहीं, हम तो आप पर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल को आप कहेंगे कि अगर मेरे पास तालीम नहीं थी तो इन लोगों ने मुझ पर भरोसा क्यों किया और अपने पैसे मुझे क्यों दिए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं कोई मेहनत मजदूरी का काम कर लूं, क्योंकि मेरी जेब में उस वक्त 1 रुपया भी नहीं था। जो पैसे मेरी बीवी की तनख्वाह से आए थे उसके साथ ही हमने सामान ले लिया था। लेकिन अगर अचानक हम दोनों में से कोई एक बीमार हो जाता तो हमारे पास तो दवाई के भी पैसे नहीं होते। जब घर पहुंचा तो मुझे मेरी बीवी ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई। उसने मेरे सामने एक छोटा सा तोहफा रख दिया। मैंने कहा कि ये क्या है? तो कहने लगी कि तुम्हारे लिए तोहफा। मैंने कहा कि इसके पैसे कहाँ से आए? तो उसने कहा कि बहुत पहले ही लिया था, कुछ बहुत दूर का सोचकर, तुम इसको खोलो। जब मैंने वो तोहफा खोला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके अंदर एक छोटे से बच्चे की कमीज थी जिसके ऊपर लिखा था कि पापा, मैं आपके पास आने के लिए बेकरार हूँ। मैं फौरन ही समझ गया कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं और मेरी बीवी ऐसे ही तो ख्वाब देखा करते थे। इसका मतलब कि मैं पापा बनने वाला था और मेरी बीवी उम्मीद से थी। हम लोग खुशी से रोने लगे और एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन हम दोनों ही दिल में ये सोच रहे थे कि इस बच्चे के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन मैं एक जगह गया जहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही थी और तामीर का कुछ काम हो रहा था। मैंने कहा कि मुझसे कुछ भी काम करवा लें, मैं काम करूँगा, चाहे काम जैसा भी हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। पूरा दिन मैंने बहुत मेहनत का काम किया, लेकिन जब घर आया तो मेरी बीवी को ये बात पता चल गई कि आज मैंने ऐसा ही कोई काम किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरे कपड़ों पर भी सीमेंट लगा हुआ था। उसने कहा कि अब तुम ये सब कुछ करोगे? तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना है, और हम मर्दों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत मजबूत होते हैं, कर लेंगे काम, तुम फिक्र मत करो। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। जब से मेरी बीवी को पता चला था कि वो माँ बनने वाली है, वो और भी ज़्यादा परेशान रहती थी और रोती रहती थी। हमारे हालात बुरे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो रोती रहे। इससे बुरे हालात हमारे पहले भी थे। हमारे पास पहले भी कुछ नहीं था, हम हमेशा से ही मुसीबतों में थे, लेकिन फिर भी उसने कभी ऐसा रवैया पेश नहीं किया था। कोई ना कोई बात ज़रूर थी। बार बार मुझे कहती थी कि मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। और मैं परेशान होता था कि ये ऐसी बातें क्यों करती है। स्कूल से भी देर से आती थी। एक दिन तो मुझे पता चला कि आज पब्लिक हॉलीडे थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल गई थी और आज भी देर से आई थी। जो कुछ भी हो रहा था वो स्कूल में ही हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी बीवी इतनी ज़्यादा परेशान थी। जबकि अभी तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली थी, हमारी औलाद आने वाली थी। इसीलिए मुझे स्कूल जाकर ही पता करना था कि क्या मसला है। वहाँ कोई मेरी बीवी को परेशान तो नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने उसे बगैर बताए उसके स्कूल जाने का इरादा कर लिया। मैंने सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या होता है। अगर उसने मुझे वहाँ देख लिया तो कह दूंगा कि तुम्हें लेने आया हूँ और कोई भी बहाना कर लूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरी बीवी को खुश नहीं कर पाती थी। वो मेरे साथ बैठी होती तो भी बहुत उदास रहती थी, हर टाइम रोती रहती थी। मैं उसके लिए बहुत परेशान था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतनी टेंशन ले। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये 9 महीने उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन महीने होने चाहिए थे, लेकिन वो अभी से ही अपने आप को इतना हलकान कर रही थी। इसीलिए मैं उसके स्कूल चला गया। मुझे बताया गया कि वो उस टाइम अपनी क्लास में होगी, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर नहीं थी। बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। 1-2 और लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है। फिर मैं एक दीवार के पास खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा कि मेरी बीवी तो स्कूल में है ही नहीं। जब मुझे मेरी बीवी की आवाज़ उस दीवार के पास से आई, मैंने देखा कि ये दीवार किस इमारत की है और उसकी सिमट चला गया। वो प्रिंसिपल का ऑफिस था। जब अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया।
वो भी मुझे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मैं एक झटके से अंदर दाखिल हुआ था और मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वो प्रिंसिपल था और मेरी बीवी को हरासा कर रहा था। मेरी बीवी रो रही थी और साफ पता चल रहा था कि वो उसके साथ अपनी मर्जी से नहीं बैठी, लेकिन उसने मेरी बीवी को अपने सामने बैठा रखा था और उसके चेहरे को पकड़कर अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर आलिया के चेहरे पर एक सुकून भी आया। वो भागकर मेरे पास आ गई और मैंने उस आदमी को वहीं पर बेइज्जत करना शुरू कर दिया कि तुम अपने स्कूल में काम करने वाले लोगों के साथ ये सब कुछ करते हो। वहाँ पर बाकी लोग भी आ गए थे, उन्होंने भी सब कुछ देख लिया। एक आदमी तो वीडियो भी बना रहा था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था, यही उसकी बेइज्जती करवाने के लिए काफ़ी था। मैं एक आम इंसान था, इससे ज़्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकता था। अपनी बीवी को लेकर घर आ गया और उसने कहा कि दरअसल मेरे पास डिग्री नहीं थी, मैंने तो तुमसे झूठ बोला था। लेकिन मैं स्कूल जाकर उनसे कहा कि आप मेरा टेस्ट ले लें, मुझे पढ़ाना आता है। उन लोगों ने मुझे रख लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रिंसिपल की मुझ पर नज़र थी। उसके बाद उसने मुझे हरासा करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर यहाँ काम करना है तो फिर तुम्हें ये सब करना होगा। मैं रोज़ कोई ना कोई बहाना कर देती थी। वो मुझे रोज़ अपने ऑफिस में बुलाता था। वो मेरे साथ आखिरी हद पार करना चाहता था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई। और जब से मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से तो दिल करता था कि जान दे दूँ या फिर यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन नौकरी छोड़ देती तो फिर पैसे कहाँ से आते? तुम पहले ही इतनी मेहनत का काम कर रहे थे। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। हम लोग बुरे हालात में हैं। मैं काम छोड़ के घर बैठ जाती तो तुम मजदूरी कर कर के बीमार हो जाते। क्या तुम मेहनत मजदूरी करने के लिए बने? जिस दिन तुम पहले दिन आए थे, तुम्हारे कपड़ों के सीमेंट लगा था। मुझे पता चल गया था कि तुमने क्या काम किया है। खुद सोचो, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम ये काम करोगे? बस यही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं बुरी तरह से परेशान थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम मुझे पहले दिन बताती, मैं पहले दिन उसे सबक सिखाता कि वो किसी की बीवी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आज से सारे मसले मेरे, मैं अपने मसाइल हल करूँगा। तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत भी नहीं बाहर जाने वाली, तुम घर पर ही बैठा करो। मेरी बीवी मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उससे कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, परेशान मत हो। और इसके बाद हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेरी बीवी घर में बैठकर कोई ना कोई काम कर लेती थी और इस तरह हमने कुछ पैसे जमा किए और एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और आज हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अच्छे घर में रहते हैं और हमारी एक प्यारी सी बेटी भी इस दुनिया में आ चुकी है। हम साथ बहुत खुश हैं। बात यह नहीं थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, बात यह थी कि हम मसाइल में घिरे हुए थे और हम एक दूसरे से झगड़े कर रहे थे, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने एक दूसरे पर यकीन किया, मैंने उसको इस बात के लिए नहीं डांटा कि हो सकता है तुम ही प्रिंसिपल के साथ किसी गलत ताल्लुक में हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं ऐसा क्यों सोचता? मैं उससे मोहब्बत करता था। मैं जानता था कि वो एक शरीफ लड़की है। जब हमने एक दूसरे पर भरोसा किया तो हमारी ज़िंदगी से मनफी सोच निकली और ख़ुद ही सारे काम ठीक होने लगे। इस कहानी का मकसद यही है कि मसाइल में एक दूसरे का साथ दें, लेकिन किसी को अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाने ना दें। अपने पार्टनर को सब कुछ बताएं, उससे कोई बात ना छुपाएं। उसको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अगर कोई आपके साथ बुराई कर रहा है तो वो फ़ौरन उसकी शिकायत करें। उसे मौका नहीं दें कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है और जब इंसान हिम्मत कर लेता है तो फिर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगता है। हमारी ज़िंदगी की कहानी से हमें यही सबक मिलता है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।